हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं और आज से चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 1 का नोट वोट सब मिल गया है आपको। चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 है हमारा राजा, किसान और नगर, ठीक है ना। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता जब ख़त्म हुआ ना, तो उसके लंबे समय के बाद तक भी इसमें लोग नहीं रहते थे, ठीक है ना। इस एरिया में लोग नहीं रहते थे। फिर समय बीतता गया, बीतते 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 यहाँ पर काल आया 1500 साल पहले, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उप महाद्वीप में विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। कह रहा है जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, फिर 1500 साल वर्ष के बाद भारत के अलग अलग जगहों पर विभिन्न अलग अलग प्रकार के चीज़ का विकास होने लगा। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसके उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया था। कौन काल था भाई साहब? यही वाला, जब जब ये यहाँ पर सिंधु सभ्यता के 1500 साल बाद जब नए नए चीज़ें मिलने लगा, मतलब मिलने का लगा, नया नया चीज़ें अस्तित्व में आने लगा, लोग रहने लगे, तो उसी समय क्या हुआ था, जो सिंधु नदी और उसके नदियों के किनारे सहायक नदियों के अगल बगल जो लोग रहते थे, वो उसी समय वे लोग ऋग्वेद के लेखन की सूर्य प्रक्रिया चालू किए, लिखना शुरू किए ऋग्वेद। उत्तर भारत, दक्कन पठार के क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्ती अस्तित्व में आई है, ठीक है ना। कर्नाटक, उत्तर भारत और दक्कन पठार में कृषक बस्ती अस्तित्व में आई है। कृषक बस्तियाँ तैबे की है, साथ में दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। अब आप बोलिएगा कि चरवाहा बस्तियाँ क्या बोलते हैं? देखिए, चरवाहा बस्तियाँ वो है जिसे कि आप कहीं भी आज के डेट में भी देखते होंगे, ये लोग भेड़ ओढ़ लेके आते हैं दूसरे दूसरे एरिया से और दूसरे एरिया में चराते हैं। उनका कोई अपना एथी ना होता है परफेक्ट जगह, तो यही लोग है चरवाहे, ठीक है ना। तो इन्हीं का बात कर रहा है, ठीक है ना। किनका बात कर रहा है? दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ये नहीं लोग जो कि गाय, भैंस, मवेशी, भेड़, बकरी ये सब पालते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक चलाते थे, यही लोग की बात कर रहे हैं, चरवाहा बस्तियाँ। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी शामिल हुए। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो सहस्त्राब्दी लिखा है ना, इसका अर्थ समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, ये 10 लिखा है ना, 10 से लेके 20, ठीक है ना। 10 से लेके 20, ये बीच में 10 गैप है ना, 10 चीज़ का गैप है ना, तो यही जो बीच वाला गैप है ना, इसी को सहस्त्राब्दी बोला जाता है, ठीक है ना। बीच के काल को सहस्त्राब्दी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए, जिससे 10 लिखा है, 10 से और 20 के बीच में कितना अंतर है? 10 से और 20 के बीच में कितना अंतर है? 10 का अंतर है ना, तो यहाँ पर एक सहस्त्राब्दी बोला जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, क्या देखा गया भाई साहब कि इन जगहों पर देखा गया ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आने लगे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, लाश को दफनाते थे, तो उसमें क्या मिलता था? कहीं कहीं भाई साहब शंख मिल जाता था, तो मृद भांड मिल जाता था, ऐनक मिल जाता था, ये सब चीज़ें मिलता था ना। लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, अब तलवार वलवार मिल रहा है, मतलब राजा की निशानी की चीज़ मिल रहा है। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियार के भी दफनाया गया है, ठीक है ना। अब राजा के बारे में बात कर रहा है, अब राजा का शासन चलने लगा इस समय से। आप बोलेंगे सर, राजा का शासन क्या हड़प्पा सभ्यता में नहीं चलता था? चलता था, लेकिन जो पुरातात्विक है ना, कंफर्म नहीं है। पुरातात्विक ये भी सोचते हैं ना कि जो एक मूर्ति मिला है जिसको हम लोग पुरोहित बोलते हैं, क्या वो पुरोहित राजा का मूर्ति है? और एक बात और बोलते हैं कि जो भाई साहब ये जो पूरा कश्मीर से लेके और दायमाबाद महाराष्ट्र तक जितने भी ये गुजरात बोल रहे हैं, सिंधु वाली सभ्यता के जितने भी स्थल फैले थे, तो उनमें किसी न किसी प्रकार के भाई साहब हर जगह देखिएगा तो ईंट का प्रयोग हुआ है, और हर जगह ईंट एक बराबर का लगा है। मजदूर का जरूरत पड़ा होगा बनाने के लिए, तो इन सब का व्यवस्था कौन करता होगा? कोई एक करता होगा ना, एक तो होता होगा मालिक, उसी को राजा समझते हैं। कौन? पुरातात्विक समझते हैं।
अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। जो अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं ना, जो अभिलेख को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख शास्त्र बोलते हैं। अभिलेख किसको बोलते हैं? पत्थर धातु या लोहे पे लिखी हुई जो लिखा गया ना उसको अभिलेख बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। देखिए 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे कौन? उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। ये कब? 1830 की बात है। उन्होंने ना ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ लिया, उसका अर्थ निकाला। जब उसमें पढ़े ना, ये तो क्या लिखा था? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता था। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इस लिपि का भाई साहब? सिक्का में और लेख में, ठीक है ना। कहीं पर लिखा गया, अभिलेख लिखा गया, तो वहाँ पर ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया जाता था पहले। देखिए उसमें क्या लिखा था? प्रियदर्शी लिखा था, ठीक है ना। प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृत वाला, मतलब कि जो जिसका चेहरा इतना, हम क्या बोले, बता नहीं सकते हैं। प्रियदर्शी मतलब क्या? मनोहर मुखाकृत वाला, जिसका चेहरा देखिए का आप मोहित हो जाते हैं। आप हॉल मूवी देखे हैं? हम 9/11 मुंबई ताज अटैक हुआ था ना, उसमें देखिए उस जो सदाम था ना, क्या था उसका नाम बोल रहे हैं, आतंकवादी, वो जब उससे जेल में पूछताछ करता है ना, तो वो बताता है अपने खुदा के बारे में कि मेरे खुदा कैसे दिखते हैं। वो वाला सीन देखिएगा, समझिए ना। उसका यहाँ पर यही बखान किया गया है, मनोहर मुखाकृत वाले राजा, ठीक है ना। प्रियदर्शी का मतलब अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी नाम लिखा था। अभिलेखों और सिक्कों पर क्या लिखा था? प्रियदर्शी लिखा था। देखिए वो तो लिखबे किया था, लेकिन कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम डायरेक्ट अशोक भी लिख दिया था, ठीक है ना। कहीं कहीं पर प्रियदर्शी ना लिख के डायरेक्ट अशोक लिख दिया था। तो इससे आप कंफर्म हो गया ना कि जो अशोक नाम है, सॉरी, जो प्रियदर्शी अर्थ है, ये अशोक के लिए प्रयुक्त हो रहा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक क्या था? मतलब अगर फेमस राजाओं में से अगर बात किया जाए ना, तो उसमें से एक अशोक था। यह बौद्ध ग्रंथ में मिला है। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पूर्वाचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया था। देखिए बौद्ध ग्रंथ में तो भाई साहब क्या लिखा गया है? बोला गया है कि अशोक जो था ना सर्वाधिक प्रसिद्ध था। लेकिन और जो भी मतलब व्यक्ति जो थे उस समय के, कौन? जो भारतीय और यूरोप विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया था। जो भाई साहब भारत के और जो दूसरे जगह के दूसरे देश के विद्वान थे, उन लोगों ने इनके बारे में जानने के लिए कहाँ से क्या इनके बारे में बढ़िया से विस्तार से कैसे जान पाए? अब इनसे पूछने तो गए थे नहीं कि भाई साहब हम आपके बारे में लिख रहे हैं, तो बोलिए आपके बारे में क्या लिखे। जैसे अकबर बोला था अबुल फजल से कि तुम लिखो, इतिहास लिखो मेरे समय का, तो उस समय ये लोग तो पूछने तो गए थे नहीं। तो जो भी लिखा गया था ना लेख पे, अभिलेखों में, वहाँ से पढ़ते थे कि क्या लिखा गया है। अभिलेख जो भी लिखवाता था ना, उसमें लिखता था कि हम क्या हैं, किसके लिए अभिलेख लिखवाए हैं, क्यों लिखवाए हैं, वो सब लिखता था। तो ये जो विद्वान थे ना, उसी अभिलेख को पढ़े हैं और उनमें जो भी इनको लगा है वहीं से ये देख के लिखे हैं किसी भी राजा के बारे में। अब जो खराब लिखे हैं तो राजा खराब था, जो बढ़िया था वो बढ़िया लिखे, उस समय अभिलेखों के आधार पर लिखे, ठीक है ना। तो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से अगर कोई प्रमुख था तो मगध था, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी काल को प्राय आरंभिक राज्य नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। देखिए आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के लिए किस काल के अगर देखा जाए तो भाई साहब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब आया ना, तो इस समय ना इन चीज़ों का उपयोग अधिक मात्रा में होने लगा, ठीक है ना, लोहा का और सिक्का का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध
तथा जैन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इसी समय में किसका, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ये तो थे ही, साथ में और दूसरे दूसरे धर्मों के लोगों ने विचारधारा मतलब कि लोगों का जन्म हुआ, ठीक है ना, विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में महाजनपद कितने मिलता है भाई साहब, 16, ठीक है ना। महाजनपद नाम से 16 राज्यों का नाम मिलता है, किस में, बौद्ध धर्म और क्या बोलते हैं, जैन धर्म में। महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। देखिए बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म, इन दोनों ग्रंथों में ना जो ये महाजनपदों का नाम लिखा है ना, मतलब कि एक तरह का नहीं लिखा है, लेकिन कुछ महाजनपदों का नाम लिखा है। कौन कौन नाम लिखा है देख लीजिए। लेकिन वजीज, देखिए वजीज जब बौद्ध धर्म में लिखा है ना, वैसे जैन धर्म में भी लिखा है। मगध ये भी दोनों में लिखा है। कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। ये सब नाम ना दोनों ग्रंथों में मिलते हैं और कुछ नाम नहीं मिलते हैं। तो ऐसा पुरातात्विक सोचे है ना कि इसका अर्थ यह है कि ये महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। ऐसा भी हो सकता है। इतने महाजनपदों में 16 को महाजनपद का नाम लिया, जिसमें से इतना नाम हम लिए, 8 नाम लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 महाजनपद का नाम मिलता है दोनों ग्रंथों में। इसका मतलब ये है कि 16 में से ये 7 जो थे ना, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण थे और अधिक शक्तिशाली थे, इसीलिए इसका नाम आया है। इसका अर्थ है कि ये महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, ठीक है ना। अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था, राजा का। लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता है। लेकिन देखिए महाजनपद पे एक राजा का शासन होता है, लेकिन गढ़ और संघ नाम के एक राज्य है, ठीक है ना। दोनों एक हुआ अपना राज्य है, गढ़ और संघ नाम के। यहाँ पर ना बहुत से लोगों का शासन था। यहाँ पर जो भी था ना राजा था। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। लेकिन इन सब चीज़ों, लेकिन ये जो थे ना, ये जो वजीज, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, इन सभी का नहीं, एक ही राजा था। लेकिन इसमें सब के सब राजा था, अपने आप को सब राजा समझता था। किस में, गढ़ और संघ में ये राज थे, ठीक। जिस तरह से आपका मगध था ना राज, वैसे ही गढ़ और संघ एक राज था। देखिए भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे, ठीक है ना, वो भी इन्हीं से थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसको किले से घेरा जाता था। ये तो जरूरी है, जब राज्य रहेगा तो राजधानी रहबे करेगी। तो भाई साहब उसको किससे घेरा जाता है, किला से घेरा जाता है। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। कब धर्म ग्रंथ नामक रचना, कब धर्म ग्रंथ नामक ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ कब रचना किया भाई साहब, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पहले आप इसको देख लीजिए, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसको किले से घेरा गया था। आपको हम दिखाते हैं एक फोटो। ये भाई साहब तो आपका महाजनपद, ये सब महाजनपद है, ठीक है ना। ये सब क्या है, महाजनपद है, देख लीजिए। ये आपको दिख रहा है, ये इसमें आपको दिख रहा है दीवाल, हई वाला दीवाल दिख रहा है आपको, हई वाला ये दीवाल है, घेरा गया है ये एक राजधानी को, ठीक है ना। ये पहाड़ पे दीवार बनाया गया, सोच लीजिए। धर्मशास्त्र ग्रंथ की स्थापना कब हुई भाई साहब, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। कब, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में।
इन ग्रंथों में शासक, ये जो धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ बनाया था ना ब्राह्मणों ने, इनमें ना नियम बनाया था। मतलब इन ग्रंथों में शासक शासक के साथ साथ अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की स्थापना हुई और इसमें राजा के साथ साथ पूरे समाज में ग्रामीणों का अपना अपना मतलब नियम बनाया गया था कि किसका क्या काम है और किसका क्या काम नहीं है। ठीक है ना। और अपेक्षा की जाती थी कि जो राजा हो ना वह क्षत्रिय वर्ग से हो, दूसरे वर्ग से ना हो राजा। शासकों का नाम देख लीजिए। किसानों, व्यापारियों, सॉरी शासकों का नहीं, शासकों का मतलब कि जो धर्म ग्रंथ नामक पुस्तक बनी थी उसमें सबका काम बताया गया था ना। तो सबका काम में क्या क्या था, राजाओं का क्या काम था, मतलब राजाओं का काम मिला था। किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर भेंट वसूलना माना जाता था। राजा का काम था कि किसान, व्यापारी और शिल्पकारों से कर लो, टैक्स लो। पुरातात्विक सोचते हैं कि क्या वनवासी और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था। इसके बारे में कंफर्म नहीं है पता किसी को। ऐसा पुरातात्विक सोचते हैं कि जब धर्म ग्रंथ नामक पुस्तक बन ही गया है, उसमें नियम बनाया गया है कि राजा ये करेगा, तो भाई साहब राजा के राज्य में तो ये भी लोग भी आते हैं, कौन, वनवासी भी आते हैं और चरवाहे भी आते हैं। तो क्या राजा इनसे भी टैक्स लेता था, ये नहीं पता है, लेता होगा। पुरातात्विक सोचते हैं कि क्या वनवासी और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था। राजा संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करे थे। राजा धन इकट्ठा कहाँ से करता था, जब उसके पास खत्म होने लगता था ना, तो वो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता और वहाँ के जितने भी धन संपत्ति था ना उसको लेकर अपने राज्य में लेकर आ जाता है। ठीक है ना। देखिए धीरे धीरे समय के अनुसार कुछ राजाओं ने अपनी अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। समय के अनुसार जब समय बीतता गया तो कुछ राजाओं ने सिपाही भी अपना अथी बना लिए। ठीक है ना। और उसके बाद सिपाही बन गए, उसे नौकर भी अपना मतलब कि एक तैयार करके बना लिए। बाकी भाई साहब सिपाही काहे खातिर, काहे से कि दूसरे राज्य से लड़ाई होगा तो सेफ्टी के लिए, और नौकर काहे खातिर, तो काम करने के लिए, दास। बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे और जो कुछ नहीं बना पाते वो अभी भी दूसरे पर निर्भर थे कि ये मेरा हेल्प करेगा, लेकिन दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। 16 महाजन पद में प्रथम मगध की हम बात करते हैं, मगध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ठीक है ना। कब, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, तो मगध। ठीक है। जनपद का अर्थ क्या होता है, जनपद, जनपद उसको बोलते हैं कि एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन में लोग भी आ सकते हैं, कुल भी, जनजाति भी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जन में आ सकते हैं। जन अपना पाँव रखता है अथवा बस जाता है, उसी को हम लोग जनपद बोलते हैं। ठीक है ना। मगध साम्राज्य को शक्तिशाली होने का कारण निम्न है। अब देखिए इसमें से हम पढ़ते हैं ना कि जो मगध साम्राज्य था ना बहुत शक्तिशाली था। तो काहे शक्तिशाली था, कुछ कारण बताइएगा। तो ये देखिए आगे कारण नंबर 1 बोला है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। चलिए भाई साहब, मगध क्षेत्र में जो कृषि होती थी अधिक मात्रा में होती थी। दूसरा बात, लोहे की खदानें जो कि आधुनिक आज झारखंड राज्य है भी की आसानी से उपलब्ध थी। ठीक है। जब लोहे खदान में उपलब्ध है तो हथियार बनाने के लिए काम आता था। जिन लिखिए रहा है कि जिनसे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। जंगल था हर जगह, तो भाई साहब वहाँ पर भी जंगली जानवर हाथी भी थे, तो हाथी भी मिल जाती थी इनको आसानी से लड़ने के लिए। गंगा और इसकी उपनदियों से आकाश में रास्ता सुलभ होता है। गंगा के द्वारा और इसके उपनदियों के द्वारा मतलब कि पाटलिपुत्र राज्य की मगध में आपका जो व्यापार था चाहे आवागमन था सब आसानी से होता था। ठीक है ना। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महानता का कारण विभिन्न इसको की नीतियाँ ने बताई है, विभिन्न शासकों की नीतियाँ ने बनाई है, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद।
कुछ तो शासक कुछ तो पुरातात्विक ये कहते हैं, देखिए दोनों अपने जगह पर सही है। कुछ तो पुरातात्विक ये कहते हैं कि जो ये भाई साहब मगध था, ये मगध था चारों तरफ से जंगल में था, ठीक है ना। जंगल में होने के कारण इनको जंगली जानवर में हाथी मिल जाती थी जो कि सेना में काम करती थी। पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि जो वो सब जो ये जो भाई साहब मगध थी ना, ये नदी के किनारे बसी थी और इधर बढ़िया से खेती भी होती थी, जिसके चलते अन्न अधिक मात्रा में पैदा होता था, तो फिर उसके बाद उसका बेच के व्यापार करते थे। दूसरा का फायदा ये है। तीसरा का फायदा ये है कि नदी है तो नदी के सहारा व्यापार भी होता था आसानी से, टैक्स नहीं लगता था, उतना पैसा नहीं लगता था, कम लगता था पैसा। ये सब चीज़ें मतलब फ़ायदा है, ये लोग बताते हैं। इन्हीं कारण के चलते ये जो है ना मगध साम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन कुछ पुरातात्विक ये मानते हैं कि भाई साहब इसके कारण नहीं है, ये ना अलग अलग समय में अलग अलग राजा हुए और उनकी नीतियाँ जो थी ना बहुत कठिन होती थी, मतलब सख्त होती थी। उनकी नीतियों के कारण ही ये जो साम्राज्य था मगध साम्राज्य, ये भाई साहब मगध महाजनपद था, ये जो था ये मतलब मजबूत था। कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि राजाओं की नीतियों का कारण हुआ था और कुछ वो ऐसा उदाहरण देते हैं। देखिए प्रारंभ में मगध की राजधानी कहाँ पर थी? राजगाह। राजगाह जो आज के वर्तमान में बिहार में राजगीर है ना, उसी को पुराना नाम था राजगाह। राजगीर के प्रयुक्त नाम है बिहार में जो है, ठीक है ना। अर्थ होता है राजाओं का घर। राजगाह का अर्थ क्या होता है? राजगाह का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर। राजगाह पहाड़ियों के बीच बसा एक किले बंद शहर था, ठीक है ना। जब राजधानी है तो उसको सेफ्टी देना होगा ना, तो भाई साहब किले बंद शहर था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसका वर्तमान नाम पाटना है। कब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया भाई साहब? मगध साम्राज्य की राजधानी कब बनाया? पहले कहा था राजगीर था, उसके बाद कहाँ बनाया गया? राजधानी पाटलिपुत्र। कब बनाया गया था? 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। जो कि आज आज इसका नाम क्या है? पटना है। दोस्त हम आज यहीं पर होने देते हैं, कल से इसके आगे हम लेके आएंगे, ठीक है ना।